जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आज मैं मिशन 50 में आया हूं। फिर से आज दुबे सर के पास में आया हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे बिहार के लोग आंसर की आने के बाद बहुत सारा आंसर ऐसी है जो आपत्तिजनक है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो गलत है। किसी में 5 है, किसी में 4 है, किसी में 10 भी है और न जाने कितने सब्जेक्ट में कितना आंसर की गलत है और सही है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ा हो चुकी है क्योंकि बीपीएससी की इतनी बड़ी गलती से बिहार के बच्चों में, पूरे देश के बच्चों में एक अलग समस्या आ गई है। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा सर, स्वागत है। थैंक यू सत्यम जी। सर सबसे पहली बात यह है कि आंसर की जारी हुआ, इस आंसर की के बाद आपने बहुत सारी समस्याओं को देखा भी सर। सबसे पहले सर की आंसर की के ऊपर आपका क्या राय है? देखिए आंसर की में तमाम जो अब तो सबका आंसर की आ चुका है। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबका आ गया है, लेकिन सभी स्तर के आंसर की में कुछ ना कुछ गलतियां रही हैं जी। सभी 1 to 5 में भी रहा है, 6 to 8 में भी रहा है, 9, 10 में भी और 11, 12 में भी। तो एक चीज जो हम लोग देखे कि जब एग्जाम से विद्यार्थी निकले थे जी और यूट्यूब से जब उन्होंने अपना आंसर मिलाया था तो उनका स्कोर बहुत बढ़ रहा था जी। लेकिन जैसे ही जिस जिस लेवल पे आंसर की आता गया और उसके बाद जो स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया जी, तो अगर मैं 1 to 5 में आपको बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत 1 to 5 में हुआ। मतलब जो लोग कह रहे थे कि हमारा 80 सही हुआ है या जो कह रहे थे कि 90 सही हो रहा है, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका 20 नंबर तक डाउन चला गया, 15 नंबर तक डाउन चला गया। 90 वाले चले आए आपको 75 पे, 80 वाले चले आए आपको 70 पे। ये इस तरह की स्थिति बनी। 6 to 8 में भी सेम कंडीशन रहा, वहां पर भी आंसर आया तो उसमें भी खामियां रही। 9, 10, 11, 12 में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आंसर आया है उसमें बहुत सारे विषयों में ऐसे आंसर हैं जो आपत्ति व्यक्त करने के लायक हैं और उस पर आंसर बीपीएससी को चेंज करना होगा। हालांकि कुछ आंसर तो ऐसे भी क्वेश्चन है जिसको बीपीएससी ने स्वयं ही डिलीट कर दिया। उनको समझ में आया कि हमारी गलती है तो उन्होंने स्वयं ही उसको डिलीट कर दिया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है सो वो उनको उत्तर सही नहीं दिए गए बीपीएससी के द्वारा। एक तरफ से बेलाट्रॉन के द्वारा आपने देखा होगा सर कि बीते दौर में बेलाट्रॉन के द्वारा जांच किया गया था ओएमआर सीट को। रिस्पांस की में बहुत सारी गड़बड़ियां आई थी, बीपीएससी ने बाद में उसको हटा भी दिया। क्या फिर से बीपीएससी रिस्पांस की के साथ ओएमआर सीट जारी करेगी या डायरेक्ट रिजल्ट दे देगी? देखिए देना तो चाहिए बीपीएससी को, रिस्पांस की फिर से देना चाहिए क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो विद्यार्थियों की संस्थाओं पे विश्वसनीयता बढ़ेगी। जी। तो संस्थाओं पे विश्वसनीयता बढ़े, विद्यार्थी आप पे विश्वास करे, विद्यार्थी को न लगे कि उनके साथ कोई नाइंसाफी हो रहा है। इसलिए ये वो सारी चीजें करनी चाहिए और रिस्पांस की बीपीएससी को देना चाहिए, उसको हटाना नहीं चाहिए ताकि विद्यार्थी का संस्थाओं पर विश्वास बना रहे। सर एक क्वेश्चन ये है कि बेलाट्रॉन ने जो गलती किया, लगभग रिस्पांस की में देखे होंगे कि ओएमआर में अलग क्वेश्चन रखा गया है और देखा जाता था रिस्पांस की में अलग आंसर आ रहा है। तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन ऐसा रहता था जो गलत सही हो जाता था। और बेलाट्रॉन ने जो गड़बड़िया की थी, उस गड़बड़िया में एक बहुत बड़ी समस्या ये उठ कर आई कि क्या बीपीएससी उसी के आधार पर रिजल्ट दे देगा या रिस्पांस की देकर फिर से रिजल्ट देगा, क्योंकि 15 से 20 नंबर की बहुत सारे बच्चों की समस्या बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए ये मैं वही कह रहा हूं कि जो विद्यार्थियों की समस्या है और जिस चीज को लेकर के विद्यार्थी आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं, जिस चीज के वजह से लगातार विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, लगातार क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो आयोग को, संस्था को, व्यवस्था को उसको देख करके और विद्यार्थियों के हित में निर्णय करना चाहिए और रिस्पॉन्स की देना चाहिए और जो गलती हुई उसको सुधार करना चाहिए। क्योंकि आप इसको सुधार नहीं करेंगे, इसको खारिज कर देंगे तो संस्थाओं पर जो विद्यार्थियों की विश्वसनीयता है वो लगातार कमेगी और जब विश्वसनीयता कमेगी तो ये व्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा। सर एक क्वेश्चन इतना सारा होने के बाद भी आपको लगता है कि बीपीएससी फिर से आंसर की, रिस्पांस की के साथ ओएमआर सीट फिर से जारी करेगी रिजल्ट के पहले? अब देखिए परसेप्शन पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि करेगी, नहीं तो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं और मेरा ऐसा मानना है कि विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, ट्रांसपेरेंसी एस्टैब्लिश करने के लिए उनको ये करना चाहिए। सर बीते दौर में कटअप की चर्चा लगातार चलते आई है, आंसर की जारी हो गया। अब मैं पूछना चाहता हूं सर कि पीआरटी में कटअप क्या रहेगा, 6 to 8 में क्या रहेगा, 9, 10 में क्या रहेगा और 11, 12 की 30 सब्जेक्ट में जो अलग अलग क्षेत्र में एग्जामिनेशन हुए हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री से लेकर भोजपुरी तक हुआ है, मतलब 30 सब्जेक्ट जो भी है, इन सारे में अगर देखा जाए तो कटअप, सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा सर कि पीआरटी के कटअप क्या रह सकती है, ये मैं पूछना चाहता हूं। देखिए पहले तो कटअप पे मैं बात करने से पहले एक बात विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूंगा कि देखिए कटअप जो है वो परसेप्शन होता है और परसेप्शन आपके द्वारा दिए गए फीडबैक के बेसिस पे ही होता है और हम यह कदापि नहीं कह रहे हैं कि हमारा बताया हुआ कटअप सटीक होगा
जी है ना, या आपका जो ये है वो ये होगा। लेकिन जी अब विद्यार्थियों को ये रहता है कि सर कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, है ना, तो कट ऑफ आपके, अब आप जब आंसर की नहीं आया था तब आप ही कह रहे थे कि सर हमारा 100 को सही हो गया, जी और जब आंसर किया तो आप ही फोन करके बोले कि सर हमारा 80 को हो गया है। तो सर जो परसेप्शनवा बना रहे हैं, हम बनाए चाहे कोनो सर बनाए, वो किसके आधार पर बना रहे हैं? परसेप्शन के आधार पर। परसेप्शन के आधार पर, आपके फीडबैक बेस पर। दूसरा चीज, एक बात और, जब भी हम लोग कटअप पे चर्चा करते हैं या कोई भी करता है तो वो देखता है कि वैकेंसी कितनी है। जी क्लियर है? अब वैकेंसी देख के देखता है अपीयरेंस कितना है, जी सीट कितनी है, एग्जाम कितने लोग दे रहे हैं, और जब वो सरकार रिजल्ट देती है तो सीट बचा लेती है। जी तो कट ऑफ जो लोग बताए हैं वो तो टोटल सीट पे ना बताए हैं, और जब आप बचा लिए सीट तो कट ऑफ तो क्या होगा, वो गड़बड़ होगा ही होगा। तो ऐसी इन बिंदुओं पर भी, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, वो सरकार के हाथ में है, आयोग के हाथ में है, उस बिंदु पर भी विद्यार्थियों को, शिक्षक बनने वाले हैं तो थोड़ा तर्कसंगत विचार करें। और यदि टोटल सीट पर रिजल्ट देती है सरकार और आयोग, तो ये मान के चलिए कि जो कट ऑफ बताए जा रहे हैं, है ना, और जो जो कम कट ऑफ भी बताया जा रहा है उस पर भी रिजल्ट हो सकता है, इसमें कहीं कोई डर नहीं है, बशर्ते कि सरकार टोटल सीट बचाए नहीं, जितना सीट है उतने सीट पर दे दे। पीआरटी का कटअप में सर जनरल की कटअप क्या रह सकती है, और ईडब्ल्यूएस की क्या रह सकती है, BC1 BC2 की क्या रह सकती है, ST SC की क्या रह सकती है, EBC का क्या रह सकता है, EBC फीमेल का क्या रह सकता है? सर सबसे पहले, जबकि बीते दौर में हम लोगों ने देखा था कि जब पीआरटी में जनरल कैंडिडेट का आया था RTI BPSC का तरफ से, तो लगभग 91,000 समथिंग सीट पर केवल जनरल अप्लाई किए हैं। तो सर जनरल की कटअप क्या रह सकती है? देखिए, पहले की अगर हम पीआरटी की अगर बात करें जी तो पीआरटी में कट ऑफ जो रहेगा TR3 में वो नीचे रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले मैं सबके लिए बता रहा हूँ, नीचे नीचे रहेगा। क्यों रहेगा? इसका रीजन क्या है? जैसे कि बहुत से लोग जब कट होते थे कि यार TR2 में 89 गया था, इतना गया था, उतना गया था। भैया TR2 में 11,000 सीट था, TR3 में 28,000 सीट है, पीआरटी में जी 28,000 सीट है। अब इसके अलावे 28,000 सीट है, साथ ही जो अब जो RTI के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आया उसमें 91,000 लोग आपके जनरल के हैं, जी जनरल फाइट करेंगे, 14,000 उर्दू वाले हैं लगभग, जी है ना। इसके अलावा और भी NIOS वाले भी 2-4 हजार जो है वो फॉर्म डाले हुए हैं जी इस दफा, जब जो कि वैलिड नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर होगा तो उसमें तो उनकी चली जाएगी ये। तो इसके अलावे अब आप देखिए कि जो यहाँ पर फाइट ज्यादा है जनरल में, 91,000 समथिंग जो है सो स्टूडेंट है, लेकिन कैटेगरी में जब आप जाएंगे जी तो कैटेगरी में स्थिति बदली हुई नजर आएगी। जी कि कैटेगरी में आपको कट ऑफ और लो रहेगा, जो जनरल का जो परसेप्शन है, जनरल में थोड़ा भीड़ है, लेकिन उसके बाद जब कैटेगरी में जाएंगे, ईडब्ल्यूएस में जाएंगे, ओबीसी में जाएंगे, ईबीसी में जाएंगे, एससी में जाएंगे, एसटी में जाएंगे, तो वहां पर कट ऑफ लो रहने का चांसेस आपको रहेगा। बीते दौर में फॉर्म जब भरी जा रही थी उस समय लगातार सीटेट के रिजल्ट के पहले लगभग ये संख्या 1,03,000 थी। जब सीटेट की रिजल्ट होती है उसके बाद ये संख्या लगभग 1,43,000 हो जाता है पीआरटी का। यानी बीते दौर में जो कटअप के ऊपर जो चर्चा चल रही है, 40,000 सीट ऐसे हैं पूरे देश में जो बच्चे आए हैं, क्या वो रिजल्ट के बाद मार्कशीट अपलोड नहीं किए हैं, ना ही सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, केवल मार्क्स के आधार पर वो लोग ज्वाइन कर गए और फॉर्म भर दिए, ज्वाइन कर गए, सॉरी माफ कीजिएगा, वो लोग फॉर्म भर दिए हैं, और फॉर्म भरने के बाद 40,000 कैंडिडेटों की संख्या जो पीआरटी में बढ़ी है, क्या वो उन लोगों की जॉब सिक्योर है, जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं हो रही, डायरेक्ट वो रिजल्ट जारी करने वाली है बीपीएससी? देखिए, ये तो इस मतलब अगर ऐसा होता है, इस पे रिजल्ट आता है और जो लोग फेक डॉक्यूमेंट है या इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से वो सेलेक्ट अगर हो भी जा, रिजल्ट आ भी जा रहा है, तो ये क्लियर है कि देर सवेर नौकरी तो जाएगी। जैसे कि अभी जा रही है, TR1 वालों की जा रही है, TR2 वालों की जा रही है, तो TR3 में भी ऐसे लोग अगर होंगे तो उनका जाएगा। हालांकि इसीलिए लगातार ये डिमांड चल रहा है कि DV पहले करा लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाएगा तो सुविधा रहेगा, ताकि बाद में सरकार और आयोग को और अधिक विद्यार्थियों को मौका भी मिल जाएगा। अगर DV भी आप पहले करा लेते हैं तो बाद में उलझने नहीं रहेंगी। तो ये बिल्कुल जो लोग गलत तरीके से अगर आए हैं, अगर आ जाते हैं उनका रिजल्ट भी, तो फिर उनको जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि सरकार पहले ही DV करा ले, अगर तो ज्यादा बेहतर रहे। अब कटअप के ऊपर चर्चा हो ही रही थी सर, तो ईडब्ल्यूएस मेल की कटअप क्या हो सकती है, फीमेल की क्या हो सकती है, उर्दू की कटअप क्या हो सकती है? उर्दू वाले बहुत सर परेशान है, उर्दू की कटअप पीआरटी में क्या जा सकता है? पीआरटी में उर्दू का तो देखिए, पीआरटी में यहाँ पर आप देखेंगे कि हर जगह पर जिस तरह से विद्यार्थियों का जो फीडबैक आया है, जिस तरह से स्थिति रहेगी, उसमें उर्दू का कटअप बहुत हाई जाने के चांसेस तो नहीं है।
जी, वो क्योंकि 14,000 बच्चा अप्लाई किए हैं, लगभग 7,000 सीट है। हाँ 2 सीट पर एक कैंडिडेट है। तो बहुत ज्यादा हाई जाने का चांसेस नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपने उर्दू में 70 के अप्रॉक्स में भी अगर आपने सही कर लिया है और आप आंसर की के बाद अगर आप जनरल कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट हैं 70 प्लस में अगर आप हैं तो आप सेफ हैं, आपको कुछ ज्यादा समस्या दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने इतना कर लिया है तो आप सेफ रहेंगे। और बाकी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर ईडब्ल्यूएस में अगर आप हैं और 65 के भी प्लस है पास हैं आप, तो आप सेफ रहेंगे। अगर आप ओबीसी के अंदर में आते हैं, ओबीसी में अगर आप 60 के प्लस में हैं तो आप सेफ हैं। अगर आप ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, और ईबीसी में थोड़ा सा भीड़ बढ़ा है क्योंकि ताती तत्वा वहां से एससी से निकल करके शिफ्ट हुआ है ईबीसी कैटेगरी के अंदर में, तो वहां पे थोड़ा सा मतलब जो पहले जो एक थोड़ा ज्यादा अंतर रहता था वो अंतर थोड़ा कमेगा। और लेकिन फिर भी अगर 58 के अप्रॉक्स में है तो आप ठीक ठाक सिचुएशन में है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावे आप अगर एससी कम्युनिटी से हैं और एससी कम्युनिटी में अगर आप 53 प्लस में है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप एसटी कम्युनिटी में है 50 के प्लस में है तो एसटी में भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप पीएच हैं, अगर डिसेबिलिटी क्लास में आते हैं तो अगर आप 47 अप्रॉक्स 48 के अप्रॉक्स में है तो आप सेफ स्थिति में, कोई दिक्कत नहीं। सर 6 to 8 में मैथ साइंस और सोशल साइंस की चर्चा बहुत हो रही है। 6 to 8 में बहुत दिक्कत हो रहा है। मैथ का कटअप क्या जा सकता है 6 to 8 में? देखिए 6 to 8 में मैथ साइंस की जो स्थिति रहेगी, जो दोनों सेम ही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैथ साइंस में कोई विद्यार्थी आंसर की आने के बाद जैसे आंसर किया है और जिसमें बहुत सारी गड़बड़ियां भी हुई हैं और नंबर कम भी गया है विद्यार्थियों का, तो ऐसे में अगर मैथ साइंस में कोई विद्यार्थी 80 प्लस अगर कर लिया है और 80 अगर आंसर की के बाद उसका 80 सही हो रहा है जी, तो वो अपने आप को एकदम सिक्योर समझ सकता है जी, वो एकदम अपने आप को सेफ समझ सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेल में, जनरल में, यूआर में। अगर वो ईडब्ल्यूएस में है तो 75 प्लस में है तो उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर वो ईबीसी का ओबीसी के अंदर में है 70 प्लस में है, वहां उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथ साइंस के अंदर में ईबीसी है 65 प्लस में है, उसको कोई समस्या नहीं होगी। एससी कैटेगरी में है 60 प्लस में है, उसको कोई समस्या नहीं होगी। एसटी में है अगर वो 55 प्लस में है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर पीएच में है 50 के अप्रॉक्स में तो उसको वहां पे कोई दिक्कत सर अगर लैंग्वेज में देखा जाए तो हिंदी का है, इसके साथ साथ आपको संस्कृत का है और इंग्लिश का है, तो इसकी कटअप क्या रह सकती है? देखिए इंग्लिश, मुझे लगता है कि इंग्लिश का कट ऑफ जो रहेगा वो सबसे कम रहना चाहिए। इसका रीजन है बाकी विषयों की तुलना में, और संस्कृत का भी। इंग्लिश का इसलिए क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर रहा था वो पेपर आसान पेपर नहीं रहा था। अगर आप उस पेपर को देखे होंगे या विद्यार्थियों ने जो पढ़ा और हम लोग के पास जो पेपर आया तो देखा गया। और हम लोग के यहाँ का वैसे भी थोड़ा सा इंग्लिश को लेकर के जो स्थिति होती है विद्यार्थियों की भी, तो वहां पर पेपर भी टफ था। तो मुझे लगता है अगर इंग्लिश में 70 प्लस भी अगर कोई कर लिया ना तो वो सेफ है। 70 प्लस अनरिजर्व्ड में अगर 70 प्लस कर लिया है जनरल से कोई तो वो सेफ है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर वो ईडब्ल्यूएस में आता है 65 प्लस में है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर वो ओबीसी में आता है 60 प्लस है इंग्लिश में तो उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वो ईबीसी में आता है 55 प्लस में उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वो एससी है 50 के प्लस में उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। एसटी है 48 तक भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर वो डिसेबिलिटी में आता है 45 तक किया इंग्लिश में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। सर 9-10th का टीजीटी का चर्चा करते हैं, तो टीजीटी में जैसे मैथ साइंस अलग हो गई, इंग्लिश अलग हो गई, संस्कृत अलग हो गई, मतलब टीजीटी में 10 सब्जेक्ट है, उर्दू भी है, हिंदी भी है, यहाँ तक कि और भी सारे रीजनल लैंग्वेज हैं। उसकी कटअप क्या रह सकती है? देखिए अभी टीजीटी का आंसर की हाल ही में आया है, मतलब उसमें मैथ का कटअप क्या रहेगा? मैथ का कट ऑफ, चूंकि मैथ को लेकर के काफी हलचल है विद्यार्थियों के बीच में कि मैथ का क्या रहेगा, क्योंकि कुछ लोग का कहना मैथ पेपर आसान रहा, कुछ ने कहा कि थोड़ा टफ रहा, कोई इजी टू मॉडरेट रहा। लेकिन एग्जाम हॉल का अपना एक प्रेशर होता है जी। तो ऐसा कहना कि मतलब 95 चला जाएगा या 100 चला जाएगा वो उतना मतलब ये नहीं लग रहा है, लॉजिकल नहीं लग रहा है, क्योंकि एग्जाम हॉल में लोगों ने गलती किया और अभी जब आंसर किया है तो उनके आंसर्स बदले भी हैं और गलतियां भी हुई हैं ऐसे स्थिति में। लेकिन फिर भी 90 प्लस अगर कोई किया है, 90 प्लस अगर कोई कर लिया है जनरल कैटेगरी से तो वो अपने आप को सेफ फील कर सकता है मैथ के अंदर में। ईडब्ल्यूएस में है अगर 85 प्लस है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर वो आपको ओबीसी से आप बिलोंग कर रहा है, अगर वो 80 मार्क्स लेके आ रहा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वो एससी कैटेगरी से है
और वो 75 प्लस कर रहा है तो उसे उसको दिक्कत नहीं है, और अगर कोई एसटी है 70 प्लस कर रहा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आपको पीएच है यानी कि डिसेबिलिटी है और 65 प्लस कर रहे हैं तो उन्हें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सेलेक्ट हो जाना चाहिए। और अगर हम लोग यहाँ मेल की बात कर रहे हैं, और जो फीमेल है, फीमेल कैंडिडेट, तो जिस विषय में भी हम लोग बात कर रहे हैं तो जनरल का जितना बता रहे हैं उससे 10 नंबर का आपको मार्जिन रखना है यूआर में महिलाओं को, और बाकी हर मेल कट ऑफ से 5 से 3 नंबर का अंतर रहेगा महिलाओं को। तो वो मैंने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि वो अपना यहाँ से मिला सकते हैं इसके बेसिस पे। यानी सर टीजीटी इंग्लिश का देखा जाए तो क्या हो सकता है? टीजीटी इंग्लिश में भी कट ऑफ नीचे रहेगा। उर्दू का? टीजीटी भी इंग्लिश, उर्दू में तो कम रहेगा ही, आपको उर्दू में भी कम रहेगा। उर्दू में भी मैंने कहा कि उर्दू में भी अगर आप मतलब 70 के प्लस में है अगर टीजीटी में भी, तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। जी। इंग्लिश में भी सेम है, 70 प्लस है अगर आप, तो इंग्लिश में 70 है तो एकदम कंप्लीट आप सेफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेपर के अकॉर्डिंग जिस तरह से पेपर रहा है और जिस तरह की स्थितियां रही हैं तो वहां पे। पीजीटी संस्कृत का क्या रह सकता है? हाँ, पीजीटी संस्कृत में देखेंगे तो आप वहां पर कट ऑफ पीजीटी संस्कृत में अगर 75 प्लस जनरल कैंडिडेट मतलब सर लगभग सीट से कम कैंडिडेट है। हाँ, सीट से कम है, और पेपर भी जो देखा गया वो पेपर मतलब संस्कृत है हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना। तो ये सब पेपर को थोड़ा कैसा भी हो विद्यार्थी असहज महसूस करते हैं थोड़ा, क्योंकि ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं है ना इस विषय के साथ। तो ऐसी स्थिति में अगर वो मतलब 70 तक भी अगर सही कर ले रहे हैं तो आप सेफ जनरल सेफ फील करेंगे। 70 तक भी अगर सही कर ले रहे हैं, 70 अगर सही हो गया है उनका, तो सेफ फील करेंगे, उनको कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अंत में सर विद्यार्थियों को क्या सूचना दीजिएगा रिस्पांस की पर, और जो बीपीएससी हटाई अभी तक दी नहीं उसके ऊपर क्या सूचना दीजिएगा? इसके साथ साथ 15 से 20 क्वेश्चन बहुत सारे सब्जेक्ट में गलती भी हुए हैं, उस पर क्या सूचना दीजिएगा? क्या आपकी राय रहेगी? देखिए, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि रिस्पांस की देना चाहिए आयोग को। रिस्पांस की में अंतर नहीं होना चाहिए, रिस्पांस की देना ही चाहिए। और जो विषय जो जिन सवालों पर विद्यार्थियों को समस्या है उस पर उनको आपत्ति व्यक्त करना है, आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं, और उस पर आयोग को उसको रिफॉर्म करना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए और विद्यार्थियों के साथ न्याय करना चाहिए। रिस्पांस की पर जरूर आयोग को पॉजिटिव ये ले करना चाहिए, जिससे कि संस्थाओं पर विद्यार्थियों की विश्वसनीयता बढ़े, उससे विश्वसनीयता कमे नहीं। चलिए, आप देख रहे थे अभिजीत दुबे सर को, जो कि आज क्लियरेंस किए, कटअप के ऊपर भी चर्चा किए और रिस्पांस की के ऊपर भी चर्चा किए। लेकिन अगर आपकी कोई दिक्कत है, आपका कोई सब्जेक्ट में अगर आप कटअप पूछना चाहते हैं तो अगली वीडियो में मैं जरूर पूछूंगा। लेकिन आप अगर किसी तरह से आपको अगर कोई असहज है, कोई परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि नहीं हमको इस तरह का असहज है, ये मेरी परेशानी है। और आपके सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन गलती हुए हैं इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये लिखने से बात पता चलेगी कि नहीं उसके ऊपर सारे बच्चे जाकर और क्वेश्चन का नंबर लिखे कि सेट बी से, सी से, डी से, किस से और कौन से क्लास का है और कितना क्वेश्चन गलती। आपत्ति करने के लिए सारे बच्चे इसके लिए एक दूसरे से प्रेरणा लेकर काम भी करेंगे। इसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाते रहे, आप वहां से जुड़ कर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके मदद ले सकते हैं, कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ग्रुप को लिंक भी दे देंगे, आप वहां पर जाकर एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य भी कर सकते हैं, ताकि आपको किसी तरह की समस्या नहीं हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और क्या करना चाहिए सर? लाइक करिए और सर सब्सक्राइब करिए आपके चैनल को। चलिए, सर भी बोल रहे हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सारे लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया।